हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी स्टॉक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। काफी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, इस स्टॉक के अंदर 52 वीक हाई के लेवल से काफी ज्यादा करेक्शंस आ चुके हैं। ऐसे में अगर कोई यहाँ पर हाई के लेवल्स पर खरीदारी किए होंगे तो उनको काफी लॉसेज हो रहे होंगे। तो क्या उनको लॉस बुक करके निकल जाना चाहिए या फिर होल्ड करना चाहिए या फिर एक्यूमुलेट और एवरेजिंग करनी चाहिए? साथ ही साथ अगर कोई यहाँ पर न्यू इन्वेस्टमेंट्स की सोच रहे हैं तो न्यू इन्वेस्टमेंट्स के लिए फिलहाल कैसी अपॉर्चुनिटीज मिल रही है यहाँ पे, ये डिस्कस करेंगे। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ये स्टॉक कैसा है, कंपनी का बिजनेस एंड सेक्टर कैसा है, कंपनी के फंडामेंटल्स, फाइनेंशियल्स, वैल्यूएशन कैसा है, इन सभी चीजों के ऊपर डिस्कशन की जाएंगी। तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहना। और हाँ, एक डिस्क्लेमर भी होगी कि यहाँ पर हम लोग जो भी चीजों को डिस्कस करने वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से करने वाले हैं। इस स्टॉक से रिलेटेड कोई भी बाय या सेल की कॉल टिप या रिकमेंडेशंस आप सभी को मैं नहीं देने वाला हूं। इसलिए इस वीडियो को देखने के बाद अपने तरफ से भी कुछ स्टडी एंड एनालिसिस करनी है। साथ ही साथ अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी कंसल्ट जरूर से करना है कोई भी डिसीजन लेने से पहले। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कंपनी के बारे में समझते हैं। ये जो कंपनी है ये रिन्यूएबल सेक्टर यानी कि ग्रीन एनर्जी सेक्टर के अंदर काम करती है। अगर हम इनके प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो की बात करें तो पोर्टफोलियो जो इनका है ये काफी बढ़िया है। इसमें देखो टोटल रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है 26,071 मेगावाट की एंड इसमें ऑपरेशनल के अंदर 3320 मेगावाट की है, जिसमें 3220 मेगावाट सोलर के सेगमेंट से है और 100 मेगावाट विंड के सेगमेंट से है। एंड उसके बाद यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टेड या फिर अवॉर्डेड की बात करें तो इसमें 13,576 मेगावाट है और इसके अंदर भी देखें तो 10,576 मेगावाट सोलर के सेगमेंट से है, 3,000 मेगावाट विंड के सेगमेंट से है। ठीक है, फिर पाइपलाइन 9175 मेगावाट के जो प्रोजेक्ट्स हैं ये पाइपलाइन में है, जिसके अंदर 6925 मेगावाट सोलर के प्रोजेक्ट्स हैं और 2250 मेगावाट विंड पावर के प्रोजेक्ट्स हैं। ठीक है, तो ये हो गया इनका प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो, बढ़िया है। ठीक है, एंड रिसेंटली कंपनी को कुछ नए ऑर्डर्स भी रिसीव हुए हैं। यहां पर देखो 160 मेगावाट की, फिर यहां पर 50 मेगावाट की। ठीक है, चलो बढ़िया है। एंड उसके बाद यहां पर एक और ऑर्डर की न्यूज है, ये 4 जनवरी की न्यूज है, जिसमें कंपनी को 1000 मेगावाट की ऑर्डर रिसीव हुई है। सोलर पीवी पावर प्रोजेक्ट से रिलेटेड ये ऑर्डर है बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पे ओवरऑल अगर हम इनके ऑर्डर बुक की बात करें तो ऑर्डर बुक काफी स्ट्रांग है। ठीक है, ऑर्डर बुक अगर स्ट्रांग होती है तो वो हमें आगे के लिए, फ्यूचर के लिए स्ट्रांग रेवेन्यू ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ की गाइडेंस देती है। ठीक है, अब यहाँ पे हम कुछ और भी अपडेट्स को डिस्कस करते हैं। ये भी रिसेंट की ही अपडेट्स हैं। कंपनी ने कुछ न्यू सब्सिडरीज ओपन किए हैं। फर्स्ट यहाँ पर देखो, राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के साथ मिलकर एक सब्सिडरी कंपनी ने स्टार्ट की है ज्वाइंट वेंचर के तहत, जिसका नाम है एनटीपीसी राजस्थान ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। ठीक है, और ये 74-26 का रेशियो के अनुसार ज्वाइंट वेंचर है। ठीक है, मतलब 74% का जो शेयर है इसमें ये एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का है। ठीक है, एंड उसके बाद एक और यहां पर सब्सिडरी कंपनी ने इनकॉर्पोरेट की है जिसका नाम है एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी, सॉरी एनटीपीसी यूपी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। यहां पर देखो इस सब्सिडरी को भी एक ज्वाइंट वेंचर के तहत स्टार्ट किया गया है। किसके साथ? उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के साथ। ठीक है, एंड इसमें हम अगर रेशियो की बात करें तो 51:49 का है। ठीक है, तो इस रेशियो के साथ ज्वाइंट वेंचर के तहत कंपनी ने एनटीपीसी यूपी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की सब्सिडरी को स्टार्ट की है। इसमें 51% का शेयर है एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का। ठीक है, चलो अच्छी बात है। ओवरऑल अगर हम कंपनी के बिजनेस की बात करें तो बिजनेस बढ़िया है। सेक्टर है रिन्यूएबल एनर्जी का, जो कि फ्यूचर में भी डिमांड में रहने वाली है। साथ ही साथ देखो ये जो कंपनी है ये ग्रीन हाइड्रोजन के अंदर भी काम करती है, तो अच्छी बात है। इसकी भी जो फ्यूचर में डिमांड है ये काफी बेहतरीन तरीके से रहने वाली है। ग्रीन हाइड्रोजन भी एक फ्यूचरिस्टिक सेक्टर है। ठीक है, तो इसके अंदर भी कंपनी काम कर रही है, अच्छी बात है। लॉन्ग टर्म के लिए देखा जाए तो बिजनेस के हिसाब से बढ़िया है, फंडामेंटल्स कंपनी के बढ़िया है। ठीक है, अब यहां पर हम फंडामेंटल रेशियोज को भी थोड़ा डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखो यहां पर मार्केट कैप की बात करें तो 98,015 करोड़ की मार्केट कैप है, यानी कि एक लार्ज कैप टाइप की कंपनी है। स्टॉक पी 284 की, इंडस्ट्री पी 30.4 की है। तो भाई साहब इंडस्ट्री पी के कंपैरिजन में स्टॉक की जो पी है ये काफी ज्यादा है, वैल्यूएशन जो है ये काफी एक्सपेंसिव है फिलहाल।
दोस्तों अगर आप हमारे पुराने व्यूअर हो तो आई थिंक ये आप सभी को जरूर से इंफॉर्मेशन होगी कि हमने जब इसकी आईपीओ आ रही थी उस वक्त डिस्कस भी किया था कि जो वैल्यूएशन है फिलहाल यहाँ पर काफी एक्सपेंसिव है, तो लिस्टिंग इन कुछ खास मिलने के चांसेज नहीं है, ठीक है। एंड लिस्टिंग के बाद यहाँ पर वैल्यूएशन के वजह से करेक्शंस आने की चांसेज हैं, और वो चीजें यहाँ पर हमें अभी देखने को मिल भी रही है स्टॉक में, ठीक है। तो वैल्यूएशन जो है अभी भी एक्सपेंसिव है, 52 वीक हाई के लेवल से 20% से ज्यादा की करेक्शंस आ चुकी हैं, तो भी वैल्यूएशन जो है ये काफी एक्सपेंसिव है फिलहाल। अब यहाँ पर आरओसी 7.6%, आरओई 6.2%, कुछ खास नहीं है, ठीक है, सिंगल डिजिट्स के साथ है। प्रोमोटर्स होल्डिंग 89%, प्लेस परसेंटेज 0 है। पीजी रेशियो की डेटा अवेलेबल नहीं है। करंट प्राइस 116 की, 52 वीक हाई 155 और लो है 112 की। बुक वैल्यू की डेटा अवेलेबल नहीं है। डेप्ट है 18,044 करोड़ की और डेप्ट इक्विटी 2.2 की है। अब देखो दोस्तों यहाँ पर डेप्ट जो है कंपनी के अंदर ये थोड़े ज्यादा है, डेप्ट इक्विटी रेशियो जो है ये ज्यादा है। क्यों? क्योंकि कंपनी का जो बिजनेस है ना दोस्तों रिन्यूएबल सेक्टर का, इस सेक्टर में काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है, और इन्वेस्टमेंट के लिए कंपनीज को कर्जे लेने पड़ जाते हैं, लोन्स लेने पड़ जाते हैं, और इस वजह से इनके अंदर जनरली हमें डेप्ट एंड डेप्ट इक्विटी रेशियो जो है वो ज्यादा देखने को मिलती है। तो इस चीज को ध्यान में रखकर चलना है, ठीक है। डेप्ट यहाँ पर ज्यादा है। फ्री कैश फ्लो माइनस में -6884 करोड़। उसके बाद डिविडेंड यील्ड 0%, फेस वैल्यू 10 रुपए की, ईपीएस है 0.6 रुपए की। चलो आगे बढ़ते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को डिस्कस करते हैं। ज्यादा डेटा यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, सिर्फ मार्च 2023 और 24 की डेटा है। तो देखो यहाँ पर 170 करोड़ से बढ़कर इनकी सेल्स 1963 करोड़ पर पहुंच गई एक साल में, ठीक है। यहाँ पर देखो एक साल में काफी शानदार तरीके से कंपनी को ऑर्डर्स मिले हैं, इस वजह से यहाँ पर सेल्स के अंदर काफी जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिली है। अब यहाँ पर अगर हम प्रॉफिट्स की बात करें तो प्रॉफिट्स के अंदर भी अच्छी ग्रोथ हुई है, 171 करोड़ से बढ़कर 345 करोड़ पर पहुंच चुकी है, ठीक है। एंड यहां पर देखो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ, यहां पर भी ज्यादा डेटा अवेलेबल नहीं है। तो यहां पर देखो सिर्फ टीटीएम की ही डेटा अवेलेबल है, ट्रेलिंग 12 मंथ्स। तो यहां पर जैसा कि हमने देखा कि सेल्स के अंदर हमें एक साल में काफी जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिली है, और उसी हिसाब से यहां पर देखो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ के अंदर परसेंटेज भी हमें देखने को मिल रहा है 1057%। एंड फिर यहाँ पर कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 101%, ठीक है। जैसा कि हमने अभी यहाँ पर सेल्स एंड प्रॉफिट्स के अंदर डिस्कस किया, देखो कितनी बेहतरीन ग्रोथ आई है। एंड यहाँ पर देखो 100% से भी ज्यादा की ग्रोथ आई है। तो वही चीजें यहाँ पर कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ के अंदर देखने को मिल रही है। बाकी और भी ज्यादा डेटा अवेलेबल नहीं है पास्ट की। अब देखो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर इस प्रकार की ग्रोथ इस बार आई है तो आप आगे के लिए भी ऐसा ही एक्सपेक्ट करके चलोगे। यहाँ पर देखो फिर से यहाँ पर मैं थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ, 170 से यहाँ पर 1963 पर पहुंच गई सेल्स, 1000 से भी ज्यादा परसेंटेज में ग्रोथ आई है सेल्स के अंदर। तो ऐसा नहीं है कि FY25 के अंदर भी हमें इसी प्रकार से 1000% में ग्रोथ देखने को मिले, या फिर प्रॉफिट्स के अंदर भी इसी प्रकार से 100% की ग्रोथ देखने को मिले। इन चीजों को ध्यान में रखकर चलना है, ठीक है। डिपेंड करता है ऑर्डर्स के ऊपर, किस प्रकार से ऑर्डर्स मिलते हैं एंड किस प्रकार से ऑर्डर्स को कंपनी सही समय पर एग्जीक्यूट करती है, ठीक है। तो ये चीजों को ध्यान में रखकर चलना है, और ऐसा नहीं है कि इस बार यहां पर इस प्रकार की ग्रोथ आई है तो आगे चलकर भी इसी प्रकार से ग्रोथ आएंगे, ठीक है। इससे थोड़ा कम भी हुए तो भी ठीक है। एटलीस्ट यहां पर पर्सनली अगर मैं अपनी बताऊं तो मैं कंपनीज के अंदर अगर हम स्पेशली स्मॉल एंड मिड कैप्स की बात करें तो स्पेशली यहां पर मैं एक्सपेक्ट करके चलता हूं 20 to 25% की कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ, ठीक है। यहां पर ये बॉक्स में, ठीक है। उसके कंपेरिजन में यहां पर देखा जाए तो बढ़िया है, इस इतना तक भी आ जाता है ना ग्रोथ, तो मेरे ख्याल से वो जो स्टॉक है वो इन्वेस्टमेंट के लायक है। वहां पर जो प्रॉफिट ग्रोथ एंड सेल्स ग्रोथ की जो परसेंटेज है वो बढ़िया होती है। ये पर्सनली मेरी सोच है, ठीक है। आपके हिसाब से ये डिफरेंट भी हो सकता है, ये ध्यान में रखकर चलना है, ठीक है। अब दोस्तों देखो यहाँ पर हमने कंपनी के बारे में काफी डिटेल्स में एनालिसिस किया। कंपनी जो है ये लॉन्ग टर्म के लिए बढ़िया है, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर वैल्यूएशन जो है ये काफी एक्सपेंसिव है, एंड लिस्टिंग हुई थी 111 के प्राइस पर, वहां से काफी ज्यादा स्टॉक में तेजी आई, ट्रेडर्स ने मिलकर स्टॉक को एकदम आगे तक बढ़ाया, ठीक है। लेकिन फिर यहां से प्रॉफिट बुकिंग चालू हुई, और अभी यहां पर देखो ट्रेडर्स का जो इंटरेस्ट है वो यहाँ पर काफी कम होते हुए देखने को मिला है।
यहाँ पर देखो लगभग मानकर चल सकते हैं 50-50 हो गया, 50% डिलीवरी में बाइंग हो रहे हैं एंड 50% ट्रेडिंग में हो रहे हैं। तो इस प्रकार की यहाँ पर वॉल्यूम चल रही है फिलहाल। ट्रेडर्स के वजह से ही किसी स्टॉक के अंदर वॉल्यूम जो है वो बढ़ती है, तो वॉल्यूम फिलहाल यहाँ पर हमें कम होते हुए देखने को मिल रहे हैं। अब दोस्तों देखो, इसी प्रकार से अगर हम एग्जाम्पल के लिए दूसरे स्टॉक्स की बात करें, लाइक यहाँ पर देखो बजाज हाउसिंग फाइनेंस, इसकी भी रिसेंटली ही लिस्टिंग हुई है मार्केट में, और ये भी देखो कुछ उसी प्रकार से यहाँ पर करेक्शन दिखा रहा है। यहाँ पर देखो लिस्टिंग हुई थी, यहाँ से तेजी आई बढ़िया तरीके से, एंड यहाँ पर भी वैल्यूएशन जो है उस वक्त काफी एक्सपेंसिव थी, तेजी आई यहाँ तक प्राइस गई, फिर यहाँ पर देखो गिरते गिरते जो लिस्टिंग वाली प्राइस थी उसके नीचे भी आ गई, ठीक है, यहाँ पर कंसोलिडेशन हुआ एंड फिर इससे भी नीचे गिरकर प्राइस आ गई। एंड यहाँ पर ओवरऑल अगर हम 52 वीक हाई के लेवल से करंट प्राइस तक बात करें तो तकरीबन यहाँ पर 37% की करेक्शन आ चुकी है अभी तक स्टॉक में, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पर हम ओला इलेक्ट्रिक की बात करें तो ये भी कुछ उसी प्रकार से करेक्शन दिखाया है। यहाँ पर देखो लिस्टिंग हुई ये 73-74 के प्राइस पर, ठीक है, यहाँ से जबरदस्त तेजी आई, ट्रेडर्स ने मिलकर प्राइस को काफी ऊपर तक ले गया, फिर यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग चालू हुई और देखो यहाँ पर करेक्शंस देखने को मिल गए, स्टॉक जो है ये लिस्टिंग वाले प्राइस से भी नीचे आया, फिर यहाँ पर तेजी है और फिर यहाँ पर देखो इस सपोर्ट के लेवल पर आ गया, उस प्राइस के आसपास आ गया जिस प्राइस पर स्टॉक की लिस्टिंग हुई थी। तकरीबन यहाँ पर 52 वीक हाई के लेवल से 53% की करेक्शन पर अवेलेबल है भी स्टॉक, ठीक है। तो काफी ज्यादा करेक्शंस आ चुके हैं। यहाँ पर देख सकते हो ओला इलेक्ट्रिक, बजाज हाउसिंग फाइनेंस, इन्हीं के तरह यहाँ पर हमें एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के अंदर भी देखने को मिल रहा है। यहाँ पर अगर हम करेक्शंस की बात करें तो 52 वीक हाई के लेवल से तकरीबन 24-25% की डिस्काउंट पर स्टॉक अवेलेबल है फिलहाल, ठीक है। यहाँ पर देखो एक सपोर्ट की लेवल है, ये जो ग्रीन कैंडल है इसकी लो है, ये सपोर्ट की लेवल 116 की, तो इसी सपोर्ट पर है। ये सपोर्ट अगर टूटता है, जिसके टूटने के चांसेस भी काफी हाई हैं, तो यहाँ पर ये इस सपोर्ट तक आ सकता है जो कि लिस्टिंग प्राइस है 111 का, ठीक है। फिर यहाँ पर देखो ये जो सपोर्ट है ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पे वर्क करेगा। अगर ये जो सपोर्ट है ये टूट जाता है तो फिर यहाँ पर कोई भी सपोर्ट के लेवल्स नहीं है, तो प्राइस कहीं भी गिरकर जा सकता है, ये ध्यान में रखकर चलना है, ठीक है। तो करेक्शंस देखो स्टॉक के अंदर काफी ज्यादा आ सकते हैं अगर यहाँ पर ये सपोर्ट की लेवल टूट जाती है तो, ठीक है। देखो ये सपोर्ट के लेवल से हल्की फुल्की बाइंग इंटरेस्ट भी देखने को मिल सकती है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं कि यहाँ पर इस वजह से काफी ज्यादा रिकवरी आ जाए स्टॉक में, ये ध्यान में रखकर चलना है, ठीक है। बीच बीच में ऑर्डर वाली अगर न्यूज आती है तो न्यूज की वजह से थोड़ी बहुत तेजी देखने को मिल सकती है, लेकिन फिर यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। जो लोग यहाँ पर फंसा हुआ फील कर रहे हैं हाई के लेवल्स पर खरीदारी करके, वो अगर थोड़ी सी तेजी आती है तो वो अपना जो माल है वो बेचकर निकलने की कोशिश करते हैं। इसी वजह से देख सकते हो यहाँ पर देखो ग्रीन कैंडल ज्यादा नहीं बनते हुए देखने को मिले, बड़े बड़े ग्रीन कैंडल बने हैं कोई न्यूज के बेसिस पे, लेकिन फिर यहाँ पर तुरंत से रेड कैंडल बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी तेजी आती है तो लोग अपना जो पोजीशन है उसे कट करने की कोशिश करते हैं, यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, तो वो चीजें यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। अब देखो यहाँ पर अगर आपने भी हाई के लेवल्स पर खरीदारी किए हैं तो सबसे पहले बात यार, गलती तो आपने किए हैं। अगर लॉन्ग टर्म का विजन था और इस वजह से यहाँ पर आपने हाई के लेवल्स पर खरीदारी किए हैं तो ऐसी गलतियां दोबारा नहीं करनी है, ये ध्यान में रखकर चलना है, ठीक है। फोमो में आकर बाइंग करोगे तो लॉसेज होने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं, मैं अक्सर कहा करता हूं, लेकिन लोग उल्टा मेरा ही विरोध करते हैं, कमेंट में उल्टा सीधा लिखते हैं। अब छोड़ो, ये उनकी अपनी स्ट्रेटेजी होगी, शायद उनके हिसाब से सही होगा, ठीक है। तो देखो यार, अगर आपको अपने हिसाब से सही लग रहा है तो कर सकते हो, बाकी यहाँ पर ये मैं पर्सनली अपने हिसाब से बता रहा हूँ, और इन्वेस्टमेंट का ये रूल ही है भाई, वॉरेन बफेट जी का ही कहना है कि जब सब लोग ग्रीडी हो तो आप फियरफुल बनो, और जब लोग फियरफुल हो तो आप ग्रीडी बनो, ठीक है। देखो दोस्तों, अगर आपने यहाँ पर हाई के लेवल्स पर खरीदारी किए हैं और आपने अगर इधर ज्यादा अमाउंट्स नहीं लगाए थे और अभी यहाँ पर काफी लॉसेज आपको हो रहे हैं, तकरीबन 25% तक की करेक्शन आ चुकी है स्टॉक में, तो लॉसेज आपको ठीक ठाक हो रहे होंगे। अब देखो यहाँ पर आपने कम अमाउंट्स लगाए हैं तो इधर आप चाहो तो एक्यूमुलेट कर सकते हो अगर आपका विजन है लॉन्ग टर्म का तो, ठीक है। शॉर्ट टर्म के लिए अगर आपने एंट्री लिया था तो आपको इधर ही स्टॉप लॉस लगा करके चलना चाहिए था, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म के लिए अगर विजन है लेकिन अमाउंट्स किसी ने इधर कम लगाए थे हाई के लेवल्स पे, तो इधर यहाँ पर एक्यूमुलेट करने की सोच सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर किसी को इस स्टॉक के ऊपर से भरोसा उठ गया है कि यार यहाँ पर सही नहीं है, मेरे ख्याल से मैं निकलना चाहूंगा, मैं लॉस बुक करके
भी निकलना पड़े तो निकलने के लिए तैयार हो तो निकल सकते हो। साथ ही साथ एक और ऑप्शन आपके पास है कि स्टॉक के अंदर अगर थोड़ी बहुत भी तेजी देखने को मिलती है, जैसे यहाँ पर हमने अभी डिस्कस किया कि तेजी आती है थोड़ा सा भी स्टॉक के अंदर, तो जो लोग फंसा हुआ फील कर रहे हैं वो अपने प्रॉफिट्स को बुक करके निकलते हैं, ठीक है, या फिर जो भी हो थोड़ी बहुत गेन मिल जाती है तो वो लेकर निकलना चाहते हैं। तो उसी प्रकार से आप भी अगर थोड़ा सा भी स्टॉक के अंदर रिकवरी देखने को मिले तो आप वहां से निकलने की सोच सकते हो, ठीक है। तो ये ऑप्शंस आपके पास हो जाते हैं। अब डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आपको क्या सही लग रहा है, ठीक है। मैं आपको कोई रिकमेंडेशन या एडवाइजरी तो दे नहीं सकता हूं कि आपको यही करना है, ठीक है। अब देखो यहां पर अगर कोई न्यू इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो कंपनी के बारे में तो हमने आपको बता दिया कैसी कंपनी है। कंपनी बढ़िया है, लॉन्ग टर्म का अगर विजन है मिनिमम 3 इयर्स 4 इयर्स 5 इयर्स तक होल्ड करने का तो फिर इन्वेस्ट करने के लिए ठीक है। डिस्काउंट के हिसाब से बात करें तो डिस्काउंट भी बढ़िया मिल रही है 25% के अप्रोक्स। तो यहाँ पर देखो डिस्काउंट के हिसाब से, मार्जिन ऑफ सेफ्टी के हिसाब से एसआईपी की शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन अभी देखो यहाँ पर एक बड़ी इवेंट है Q3, ठीक है। तो Q3 का वेट करके चलोगे तो ज्यादा बेटर होगा। साथ ही साथ बजट यहाँ पर आने वाला है 1 फरवरी को, तो इन दोनों इवेंट्स का वेट करके अगर आप लोग चलते हो एंड इन्हीं के अकॉर्डिंग अगर आप लोग यहाँ पर एंट्री लेते हो तो फिर अच्छी बात हो सकती है, ठीक है। अगर Q3 में अर्निंग्स वीक आ जाती है स्टॉक के अंदर, मार्केट एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग नहीं आती है सही तरीके से रिजल्ट्स, तो यहाँ पर हमें और भी करेक्शंस देखने को मिल सकते हैं फिर, ठीक है। तो ऐसे में और भी डिस्काउंटेड प्राइस पर आपको स्टॉक मिल सकता है। साथ ही साथ बजट के अंदर जिस प्रकार की एक्सपेक्टेशंस होती है मार्केट की कि रिन्यूएबल सेक्टर को लेकर गवर्नमेंट की कुछ अच्छी सपोर्ट देखने को मिले, अगर उस प्रकार की चीजें नहीं हुई तो फिर यहाँ पर रिन्यूएबल सेक्टर के सभी स्टॉक्स में काफी ज्यादा फॉल देखने को मिल सकते हैं, और ऐसे में भी आपके पास अपॉर्चुनिटी हो सकती है बेटर से बेटर डिस्काउंट्स पर अच्छे से अच्छे स्टॉक्स को खरीदने का, ठीक है। तो थोड़ा सा अगर आप वेट करके चलते हो तो ज़्यादा अच्छी होगी बात फिर। एंड अगर आप सिर्फ डिस्काउंट के हिसाब से देख रहे हो तो डिस्काउंट यहाँ पर ठीक ठाक मिल रही है एसआईपी करने के लिए, बल्क में बाइंग करने के लिए बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। साथ ही साथ देखो अभी जैसा कि हमने बोला कि यहाँ पर देखो सपोर्ट की जो लेवल है, 1 मिनट सभी को इरेज कर लेता हूँ मैं। देखो यहाँ पर जो अभी हमने बोला कि ये जो लिस्टिंग की प्राइस है 111 की, इस सपोर्ट के लेवल से कुछ बाइंग इंटरेस्ट भी देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर आप लोग चाहो तो इस सपोर्ट के लेवल पर भी एसआईपी की शुरुआत कर सकते हो, ठीक है। एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को हमेशा सपोर्ट के लेवल्स पर ही बाइंग करने की सोच रखनी चाहिए। साथ ही साथ देखो अभी भी यहां पर सपोर्ट पर ही है स्टॉक, 116 की जो लेवल है ये भी सपोर्ट की लेवल है, लेकिन डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप कौन से सपोर्ट पर बाइंग करने के लिए इच्छुक हो। वैसे अभी जिस प्रकार की मार्केट में सिचुएशन बनी हुई है उस हिसाब से देखा जाए तो इस सपोर्ट पर स्टॉक आने के चांसेस काफी ज्यादा है, ठीक है। 111 की जो सपोर्ट है इस सपोर्ट तक इजिली आ सकती है, जिस प्रकार की अभी मार्केट में काफी ज्यादा स्थिति खराब चल रही है, तो ऐसे में गिरावटें आने के चांसेस हैं स्टॉक के अंदर काफी ज्यादा, और यहाँ पर इस लेवल को तो टच करना ही चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप इस सपोर्ट पर बाइंग करने के लिए इच्छुक हो तो अच्छी बात है, यहाँ पर करने की सोच सकते हो। बाकी ये भी सपोर्ट बढ़िया है, जो भी आपको ठीक लगे अपने अनुसार सोच सकते हो, लेकिन हाँ ध्यान रखना कि बल्क में बाइंग करने से बचना है। छोटे से अमाउंट्स के साथ एसआईपी की शुरुआत करनी है, फिर अगर गिरावटें कंटिन्यू रहती है तो हर 5 से 10% की डिप पर एड ऑन करने की सोच सकते हो। लेकिन हाँ एक सबसे जरूरी बात कि यहाँ पर एड ऑन करने के चक्कर में ऐसा ना हो कि अपने पोर्टफोलियो का एक बहुत ही बड़ा वेटेज सिर्फ इस एक स्टॉक के अंदर दे दिया, तो इस गलती को करने से बचना है, ठीक है। सोच समझकर लिमिटेड वेटेज लिमिटेड एलोकेशन के साथ ही चलना है। अगर हम परसेंटेज वाइज बात करें तो इस स्टॉक के अंदर अपने टोटल पोर्टफोलियो का मैक्सिमम 2 to 5% का ही एलोकेशन देना चाहिए। अगर आप इससे ज्यादा एलोकेशन देते हो तो उसी अकॉर्डिंग रिस्क भी बढ़ेगी, ये ध्यान में रखकर चलना है, ठीक है। तो दोस्तों ये रही हमारी आज की वीडियो एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी स्टॉक से रिलेटेड। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन मिले होंगे, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं अगले नए वीडियोज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।